नमस्कार साथियों, मैं गौरव कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ पर। तो जैसा कि हम सभी लोगों को पता है 23 जनवरी को अपना एग्जाम होने वाला है बीएससी नर्सिंग का। तो उसी सिलसिले में आपके लिए फिजिक्स के जो एमसीक्यू, कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा एमसीक्यू आपके लिए लाए गए हैं और यहाँ आप क्वेश्चनों को मैं आपके साथ साथ बोलूंगा भी और आंसर भी बोलूंगा। तो आप यहाँ देखेंगे और जल्दी से जल्दी अपने कमेंट बॉक्स में आप आंसर देने का कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है अपना, प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में हम किसके द्वारा बदलते हैं? तो वहां हमारे पास है, पहला ऑप्शन है फिल्टर के द्वारा, सेकंड ऑप्शन है अपना रेक्टिफायर के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है अपना मोटर के द्वारा एंड फोर्थ ऑप्शन है अपना ट्रांसफार्मर के द्वारा। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास जो अल्टरनेटिव करंट होता है, जो हमारे घरों में यूज होता है, उसे हम डायरेक्ट करंट में किसके द्वारा बदलते हैं? पहला क्वेश्चन है पहला ऑप्शन है अपना फिल्टर के द्वारा, सेकंड है अपना रेक्टिफायर के द्वारा, थर्ड है अपना मोटर के द्वारा और फोर्थ है अपना ट्रांसफार्मर के द्वारा। आप कमेंट करेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है साथियों, एसी करंट को, अल्टरनेटिव करंट को डीसी करंट में जो बदला जाता है वो रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। याद रखेंगे आप, रेक्टिफायर के द्वारा ही अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अच्छा क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी के सभी बच्चे इसका सही आंसर देंगे। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है अपना अपवर्तन कहते हैं, विवर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं या विकिरण कहते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आप कमेंट करेंगे। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना, यानी कि जिस माध्यम से प्रकाश आ रहा है उस किसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस चला जा रहा है, तो यह घटना हमारी क्या कहलाती है? बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका, परावर्तन। क्या कहलाती है घटना हमारी? ये परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु की आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लिया जाता है? ये क्वेश्चन बच्चों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और पूछा भी गया कई एग्जामों में। वायु की आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लिया जाता है? पहला ऑप्शन है साथियों हाइग्रोमीटर, सेकंड ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, थर्ड ऑप्शन है मैनोमीटर एंड फोर्थ हमारा जो ऑप्शन है ओगेमीटर। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, वायु की आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लिया जाता है? काफी मिलते जुलते इसके नाम है, ध्यान से देखेंगे। हाइग्रोमीटर या हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर या ओगोमीटर। साथियों इसका सही आंसर है, आप याद रखेंगे, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर के द्वारा वायु की आर्द्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और उम्मीद है आप सही आंसर देंगे सभी। हाइड्रोजन बम आधारित है। जो हाइड्रोजन जो बम होता है वो निम्न में से किस पर आधारित होता है? नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, रेडियो एक्टिव विघटन पर या इन सभी पर? बताइए, जो हाइड्रोजन बम है वो निम्न में से किस पर आधारित है? हमने पढ़े हैं, काफी अच्छे से पढ़े हैं। फिजिक्स के चैप्टर में हमने जो 12th क्लास में भी इसको पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी हमने काफी पढ़ा है इनके बारे में। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो लास्ट में जो हमारे अंतिम जो चैप्टर हैं फिजिक्स के उनमें से ये क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रेडियो एक्टिव विघटन या इन सभी पर? देखिए साथियों, अगर कभी कभी क्या होता है, अगर हमें सही आंसर पता करने में प्रॉब्लम होती है तो कभी कभी हम गलत आंसरों को बाहर निकालते हैं, तो हमें सही आंसर अपने आप मिलता है। क्लियर? एक होता है एटम बम और एक होता है हाइड्रोजन बम। तो हमें ध्यान रखना है, एटम बम जो डिपेंड करता है, जो आधारित है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। कौन सा? एटम बम। बट यहां बात हो रही है हाइड्रोजन बम की। तो हाइड्रोजन बम जो आधारित है वो किस पर आधारित है साथियों? नाभिकीय संलयन पर। आपको विशेष तरीके से इसको ध्यान रखना है। एटम बम डिपेंड जो आधारित होता है वो किस पर आधारित होता है? हमारा नाभिकीय विखंडन पर। बट क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन बम पूछा गया है। ठीक है, तो क्या ये नाभिकीय संलयन पर? दो इसके मिलता जुलता क्वेश्चन हमारा एक और बन रहा है यहां पर। नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता। क्लियर? ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई कौन सी है? फर्मी, अर्ग, डेसिबल या कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट आंसर है हमारा फर्मी, सेकंड है अर्ग, तीसरा है डेसिबल और या इनमें से कोई नहीं।
आप कमेंट करेंगे जल्दी से और अधिकांश बच्चों के आंसर सही आएंगे, मैं उम्मीद करता हूं। ध्वनि की तीव्रता, ठीक, क्लियर। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए हम ध्वनि की तीव्रता को हम किस इकाई में मापते हैं? ऐसा अपन कह सकते हैं फर्मी, अर्ग, डेसिबल या इनमें से कोई नहीं। साथियों उसका सही ऑप्शन है डेसिबल। जो हम ध्वनि की जो तीव्रता मापते हैं वो किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं, याद रखेंगे आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सूर्य की जो ऊर्जा, जो लगातार हमें सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है, वो निम्न में से किस अभिक्रिया पर आधारित है? ऐसा भी कह सकते हैं, या किसके द्वारा उत्पन्न होती है, ऐसा भी कह सकते हैं अपन। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आयनन द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा या नाभिकीय संलयन द्वारा। बताइए बच्चों, यहां मैं आपको इसके दो क्वेश्चन में, दो आंसर में आपको गलत ऑप्शनों को मैं हटा देता हूं। आयनन द्वारा नहीं होती है, ऑक्सीकरण द्वारा नहीं होती है। अब यहां बच्चे गलती करते हैं नाभिकीय विखंडन में और नाभिकीय संलयन में, क्लियर। सूर्य की ऊर्जा, लगता हमें क्या है कि भाई सूर्य के अंदर विस्फोट हो रहा है, लगातार ऊर्जा निकलती जा रही है, तो हमको हमारा जो पहला जो हमारे माइंड में आता है वो आएगा नाभिकीय विखंडन। बट बच्चों इसका नाभिकीय विखंडन एब्सोल्युटली गलत आंसर है हमारा, रॉन्ग है। सूर्य के अंदर ऊर्जा जो उत्पन्न होती है साथियों, उसका रीजन है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसीलिए सूर्य हमें लगातार करोड़ों अरबों वर्षों से सूर्य ऊर्जा देता आ रहा है और आगे भी देता रहेगा। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? क्लियर, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? अब हम सभी जानते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम हमारा न्यूटन ने दिया था, बट ये दो न्यूटन है, आइजैक न्यूटन एंड चार्ल्स न्यूटन। कभी कंफ्यूज नहीं होना है, गुरुत्वाकर्षण का जो हमें जो सिद्धांत दिया है वो आइजैक न्यूटन ने ही दिया है। काफी सिंपल क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट, निम्न में से अस्थायी कण है, निम्न में से अस्थायी कण है जो अपना स्थायित्व तो बनाए नहीं रख पाता है, अपने स्थायित्व को खो देता है। निम्न में से अस्थायी कण है कौन सा? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या अल्फा कण? कमेंट करेंगे आप जल्दी से, सही आंसर देंगे इसका, और मैं उम्मीद करता हूं सही आंसर आपका इसका अवश्य देंगे। मोस्टली बच्चे इसका सही आंसर देंगे। निम्न में से अस्थायी कण कौन सा है? बताइए आप। अल्फा कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन? तो लगातार आप देखते रहिए, इसमें कौन सा है इसका सही आंसर? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हमारा अस्थायी कण होता है। अगला क्वेश्चन है, किसके कारण प्रकाश नीला दिखाई देता है? या निम्न में से किसके कारण प्रकाश हमें नीला दिखाई देता है? पहला ऑप्शन है बच्चों प्रकीर्णन साथियों, दूसरा ऑप्शन है परावर्तन, तीसरा है विकिरण ऊर्जा एंड चौथा अपवर्तन। 11वीं क्लास में हमने पढ़े हैं ये, 12वीं क्लास में भी हमने पढ़ा है ये। बताइए आप, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? लाइट चैप्टर, जो हमारा जो चैप्टर है 12वीं क्लास में, उसमें काफी ज्यादा प्रकाश के बारे में, पूरा 2 चैप्टर प्रकाश के बारे में ही है उसमें। तो बताइए किसके कारण, किस क्रिया के कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकाश का वो कौन सा गुण है जिसके कारण हमें आकाश का कलर जो होता है वो नीला दिखाई देता है? प्रकीर्णन, परावर्तन, विकिरण या अपवर्तन? साथियों सही आंसर है इसका प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा हमें इस प्रकाश आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की? ठीक है, देखिए स्नेल ने हमें क्या बताया? लॉ ऑफ स्नेल अपने पढ़ा है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन। तो वहां से हमें क्या मिलता है? अपवर्तन मिलता है। ठीक है, न्यूटन, मैक्सवेल या यंग? तो आप जरा देखकर बताएंगे। प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की व्याख्या की बात हो रही है यहां पर, विद्युत चुम्बकीय। तो आप को थोड़ा याद होगा, कमेंट करेंगे आप सही आंसर के लिए। प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की? एक साइंटिस्ट का आपको नाम बताना है। स्नेल, न्यूटन, मैक्सवेल या यंग? यंग ने किया था 2 स्लेट का प्रयोग, याद कीजिए। न्यूटन ने दिया था हमें प्रकाश में लेंसों के बारे में जो 1-2 डेरिवेशन अपने रूल दिए थे। तो अगर हम कभी कंफ्यूज होते हैं, हमें सही आंसर नहीं पता चल पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, फिर आप उसमें उल्टा ढूंढने का प्रयास कीजिए, गलत ऑप्शनों को अलग कीजिए, सही ऑप्शन आपको ढूंढने में काफी ज्यादा सहायता प्रदान होगी। तो जैसा भी आप लोग समझ रहे होंगे, प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की? मैक्सवेल ने की। तो मैक्सवेल ने हमें प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय स्वरूप प्रदान किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, बट इसमें मोस्टली क्या होता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रकाश, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन से कलर का होता है, या हम कह सकते हैं किस कलर के प्रकाश का वेवलेंथ सबसे कैसी होती है, कम होती है। तो जैसा कि हमें पता है हमारा सीक्वेंस होता है विबग्योर, ये जो विबग्योर का अपना जो सीक्वेंस होता है, क्लियर। तो हमें ये बताना है सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा होता है, सबसे कम मिनिमम वेवलेंथ की बात हो रही है यहां पर। तो साथियों बताइए सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा होता है। अब यहां से क्या होता है, ये जो वेवलेंथ होती है इस तरीके से यहां बढ़ती है, ये सबसे अधिक वेवलेंथ किसकी होती है, रेड, लाल कलर के प्रकाश की वेवलेंथ सबसे अधिक होती है, इसीलिए हमें दूर से भी लाल रंग दिखता है, क्लियर। और सूर्य हमें सूर्यास्त या सूर्योदय के समय कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, बिकॉज लाल रंग की जो वेवलेंथ होती है तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, और सबसे कम किसकी होती है हमारे पास। तो सभी लोग सही आंसर दे रहे होंगे, वॉयलेट यानी कि बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य कैसी होती है, सबसे कम होती है, क्लियर। यानी वेवलेंथ से मतलब है दूरी तय करने की क्षमता। तो बैगनी रंग काफी कम दूरी तय कर पाता है, इसलिए हमें बैगनी रंग सबसे कम दिखाई देता है। और सबसे अधिक, अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा है, साथियों उसका करेक्ट आंसर होता है यस, बिल्कुल लाल। जो लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोन किसकी मूलभूत इकाई है। अगला अपना क्वेश्चन है, फोटोन किसकी मूलभूत इकाई है, प्रकाश की, गुरुत्वाकर्षण की, विद्युत की या चुंबकत्व की। तो साथियों हमने पढ़ा है प्रकाश छोटे छोटे बंडलों और पैकेटों के रूप में चलता है जिसे अपन फोटोन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ, फोटोन की मूलभूत इकाई हमारी कौन सी हुई, प्रकाश, लाइट। नेक्स्ट, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, क्या होते हैं भाई बताइए। नंबर 1 थर्मल सेल होते हैं, या मोलर सेल होते हैं, या सल्फर सेल होते हैं, या सौर सेल होते हैं। क्वेश्चन है अपना प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, ठीक है। तो बताइए आप, थर्मल सेल होते हैं, मोलर सेल होते हैं, सल्फर सेल होते हैं, या सौर सेल होते हैं। तो साथियों सही आंसर अपना इसका है प्रकाश वोल्टीय सेल जो होते हैं अपने कौन से होते हैं, वो सौर सेल होते हैं। क्या होते हैं, सौर सेल। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और मैं उम्मीद करता हूं बच्चे इसका सभी साथी अपने सही आंसर दे रहे होंगे। किस ताप पर पानी का घनत्व, डेंसिटी ऑफ द वाटर, ठीक है, मैक्सिमम होती है। डेंसिटी ऑफ जो वाटर होती है किस टेम्परेचर पर कैसी होती है, मैक्सिमम, अधिकतम होती है। कमेंट करेंगे साथियों, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, द डेंसिटी ऑफ द वाटर कैसी होती है, मैक्सिमम। तो हमने पढ़ा है ये, हमने इसको पढ़ा है 11th क्लास में पढ़ा है इस क्वेश्चन को, ठीक है। बताइए 4 डिग्री सेंटीग्रेड, -4 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या -8 डिग्री सेंटीग्रेड। एक क्वेश्चन है अपने 11th क्लास में कि कभी कभी सर्दियों के समय पर क्या होता है, नदियों में ऊपर की सतह का जल जम जाता है, बर्फ बन जाता है, परंतु फिर भी उसके अंदर जो जलीय जीव जंतु होते हैं वो जीवित रहते हैं। क्या कारण है इसका। तो वहां से अब आपको उसका आंसर क्लियरली दिख रहा होगा, क्लियर। तो ऊपर क्या होता है, ऊपर का पानी जम जाता है, पर नीचे जो वाटर होता है, वो हमारा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बना रहता है, जिससे वहां जलीय जीव जंतु जीवित रह पाते हैं। यस, क्लियर। तो इसका आंसर क्या है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की जो डेंसिटी होती है वो अधिकतम होती है, और आयतन न्यूनतम होता है। ध्यान रखना, यहाँ एक क्वेश्चन अपना बनना है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है, बट पानी का जो आयतन होता है वो न्यूनतम होता है, क्लियर। द डेंसिटी इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द वॉल्यूम इज मिनिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ द वाटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है। साथियों ऑप्शन है अपने पास 3 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या 9 डिग्री सेंटीग्रेड। बताएंगे आप, जो हमारे पास फ्रेश वाटर है, जो ताजे पानी का जो हिमांक बिंदु की बात हो रही है, हिमांक बिंदु, ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है। तो साथियों ताजे पानी का जो हिमांक बिंदु होता है, यस, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट, बढ़िया क्वेश्चन है ये,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर समान होता है। क्लियर? क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से। वह तापमान, हमें टेम्परेचर बताना है जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पर समान होता है। कितना होता है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड, -40 डिग्री सेंटीग्रेड, -34 डिग्री सेंटीग्रेड या -140 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बताइए आप जरा कितना होता है। हमें वह एक रीडिंग बतानी है टेम्परेचर की जिस पर अगर हम फ़ारेनहाइट और अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें या सेल्सियस, दोनों पर उसका मान कैसा होना चाहिए? हमारा समान होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद होगा, C/5 = F-32/9। क्लियर? वो उस फॉर्मूले से अपन इसको निकालेंगे तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर आएगा। C/5 = F-32/9। तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के लिए फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का जो हमारा वैल्यू आती है वो कैसी आती है साथियों? इक्वल आती है। ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं अंतिम क्वेश्चन है और सभी स्टूडेंट इसका सही आंसर देंगे। हमारे घरों में जो बिजली के जो बल्ब होते हैं, हमारे घरों में जो बिजली के जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? कॉपर का, आयरन का, टंगस्टन का या लेड का? ठीक है, कॉपर, आयरन, टंगस्टन और लेड। जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसके अंदर का जो तार होता है, तो इसका सही आंसर है साथियों टंगस्टन। किसका बना होता है वो? टंगस्टन। या एक ऑप्शन और इसका है नाइक्रोम, नाइक्रोम या टंगस्टन। क्लियर? तो यहां पर हमारे ऑप्शन में दिया है टंगस्टन, तो अपना क्या आंसर होगा? टंगस्टन। ठीक है साथियों, तो इसी श्रेणी में, इसी श्रृंखला में आपके लिए और अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लगातार हम लोग लेकर आ रहे हैं और आगे भी लाते रहेंगे। आप लोग भी अच्छी मेहनत कर रहे हो और काफी अच्छे तरीके से आप जुड़े हुए हो और आप लोगों से काफी सपोर्ट भी मिल रहा है। यही उम्मीद हम आपसे और करेंगे। आप इस वीडियो को या इस आपके जो सब्जेक्ट से जुड़ी हुई जितने भी वीडियो हैं अधिक से अधिक आप उन्हें शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से आप जुड़िए और हमारी टीम आपके लिए लगातार प्रयास कर रही है और अच्छे से अच्छे MCQ क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए यहाँ हमारे चैनल के द्वारा उपलब्ध दिए जाएंगे आपको। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।